अमन खेतों को देखते हुए उदास सा टहल रहा था। वह किसी बात को लेकर परेशान है। तभी उसका मोबाइल बजता है। नैन्सी नाम से कॉल आ रहा है तो वह सोच रहा है कि फ़ोन उठाएं कि नहीं। फिर कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव करता है। क्यों, शादी फिक्स हुई कि नहीं? नैन्सी ने चुलबुलाते हुए फ़ोन के दूसरी तरफ से पूछा तो अमन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। वह चुप सा रहा। अरे भाई, चुप क्यों हो गए? कम से कम लड़की का नाम पता तो बता दो। नैन्सी ने फिर मजाक करते हुए आगे पूछा और जवाब का बड़े उत्सुकता से इंतज़ार करने लगी। नैन्सी, बाद में बात करें, अभी मैं कुछ काम में बिजी हूँ, अमन ने लगभग गुस्साते हुए नैन्सी से कहा और बिना नैन्सी की बात सुने ही फ़ोन कट कर दिया। नैन्सी को थोड़ा अजीब सा लगा, शायद बुरा भी लगा होगा, पर वह अपने चुलबुले स्वभाव के चलते अमन के रूखे बर्ताव पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अपनी क्लास पे ध्यान देने लगी, क्योंकि उसने क्लास के बेंच के नीचे छुपकर अमन को कॉल किया था। अमन उखड़ा सा निराश खेत के मेड़ पर बैठा लहरा रही गेहूं की फसल को देख रहा है। वह इस समय बहुत गुस्से में है। उसका सिर भी भारी है और साथ ही उसे बुरा भी लग रहा है कि उसने नैन्सी से ठीक तरह से बात नहीं किया। आखिर क्या कमी है मुझ में? क्यों हर बार मुझे किसी न किसी बात पर नकार दिया जाता है? जानता हूँ उतना अमीर नहीं हूँ, पर इतना गरीब भी नहीं हूँ। 2 वक्त की ईमानदारी की रोटी तो खिला ही सकता हूँ, अमन अपने आप में बड़बड़ाते हुए कह रहा है। इस वक्त उसे अपनी स्वर्गवासी माँ की याद आ रही है। उसका दिल भर आया और फिर वह अपने आप में ही रोने लगता है। अम्मा, तुम कहाँ हो? देख तेरे बेटे को कैसे लोग नकार देते हैं। कोई पसंद नहीं करता है, कोई अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करना चाहता है। अम्मा, तुम ही बताओ, क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है? अगर ये दुनिया बिना किसी स्वार्थ के किसी को अपना लेती तो फिर कहाँ किसे अपनी कमी, अपनी स्थिति, अपनी बदनसीबी का एहसास होता। दरअसल कहानी यह है कि अमन की शादी नहीं हो रही है। उसकी उम्र 30 से ऊपर हो चली है। वह एक साधारण सा आदमी है जो मुंबई जैसे शहर में एक कंपनी में स्टोर विभाग में काम करता है। ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह तो नहीं है, लेकिन अपनी सूझबूझ और कार्यकुशलता से उसने छोटा सा गांव में एक घर ज़रूर बनवाया है। उसकी परवरिश उसकी बुआ ने किया है, जिसे अमन किसी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद से कम नहीं मानता है। नहीं तो 6 साल की उम्र में अनाथ हो जाना किसी बच्चे के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होती है। बुआ जी ने उसे अपने घर पे जगह दिया, उसे शिक्षा दीक्षा दिलाया। ये बात अलग है कि घर के ढेरों काम भी कराए और खाने में गाली गलौज मार भी खिलाए हैं। जब मुसीबतों के गाज गिरते हैं तो इंसान सहन करना और समझना सीख ही जाता है, जो अमन ने कम उम्र में ही सीख चुका था। इसलिए बिना किसी शिकायत गिला के वह अपने हिस्से की पीड़ा मानते हुए चलता गया और जब बड़ा हुआ तो अपने फैसले पर जीने लगा। अब वह अपने ही गांव में, अपने जन्म स्थान में, अपने बनाए घर में अकेला रहता है, जहां वह एहसान की नहीं बल्कि मेहनत की रोटी खाता है और मुंबई जैसे शहर में काम करता है। जब भी शादी की बात चलती है तो वह गांव आ जाता है। लोग उसे देखते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं, पर उसे निराशा ही हाथ लगती है। कोई कहता है कि लड़के का रंग बराबर नहीं है, तो कोई कहता है घर पे कोई गार्जियन नहीं है। जब शादी करना ही नहीं तो फिर उसे मुंबई से बुलाते ही क्यों हैं? जब उसका अपमान ही करना है तो उसे देखने ही क्यों आते हैं? ऐसे कई सवाल लिए अमन खेतों से अपने घर की ओर लौट रहा है। वह सोच रहा है कि जब वह छोटा था तो इन्हीं मिट्टी के टेढ़े मेढ़े रास्तों से अपनी अम्मा के साथ आता जाता था। समय की धारा ऐसे बही कि साथ उसके जीवन के कितना कुछ बहाकर ले गई और उसे अकेला इस संसार में लड़ने के लिए छोड़ दिया। तभी फिर नैन्सी का फ़ोन आने लगा तो उसका ध्यान टूटता है। सॉरी नैन्सी, मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं किया। नैन्सी का कॉल उठाते ही अमन ने माफ़ी मांगा। नैन्सी मुंबई में बस स्टॉप के पास खड़ी बस आने का इंतज़ार कर रही है। अरे यार, तुम भी ना, तुम्हें तो पता है ना, मेरा दिल किसी की बातों से तो बिल्कुल नहीं टूटने वाला है। नैन्सी ने तुरंत अपने बिंदास मिजाज से जवाब दिया
और फिर हंस पड़ती है तो मुस्कान की लकीर अमन के चेहरे पे भी बिखर जाती है। तुम तो कमाल ही हो, इसमें कोई शक नहीं है, अमन ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा। वो तो मैं हूँ ही, नैन्सी ने इतराते हुए फ़ोन पे कहा तो अमन फिर हंस पड़ा। जहाँ अभी वह दुखी था, अब वहीं नैन्सी का फ़ोन आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। अच्छा ये सब छोड़ो, शादी का क्या हुआ, लड़की वड़की पसंद आई कि नहीं? नैन्सी ने आगे बड़ी उत्सुकता से पूछा तो अमन फिर चुप हो गया। अमन क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए हो? नैन्सी ने तुरंत आगे चिंतित होते हुए पूछा तो अमन सोच रहा है कि क्या कहें नैन्सी से, क्या बताएं कि कमी तो मुझ में ही है, मैं नहीं बल्कि लोग ही मुझे नापसंद कर देते हैं। अमन देखो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, प्लीज़ बताओ क्या बात है? नैन्सी ने फिर झनझनाते हुए आगे पूछा। जब अमन की प्रतिक्रिया नहीं मिली तो अमन की आंख भर आई थी। वह चलते चलते खेत के मेड़ पर बेढाल सा बैठ गया। तुम्हें तो पता है ना यार, हर बार जो होता है वही हुआ, अमन ने दुखी मन से धीरे से फ़ोन पे कहा। तो नैन्सी समझ गई कि अमन को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया होगा। वो सब बेवकूफ़ हैं अमन, जिन्हें हीरे की परख करना नहीं आता है। तुम बहुत अच्छे हो अमन, किसी के नकारने से तुम्हारा कद छोटा नहीं हो जाता है, नैन्सी ने अमन को समझाते हुए कहा तो अमन बहाए आंसुओं को पोंछता है। जानता हूँ, लेकिन कब तक नैन्सी, अब मुझसे अकेला और नहीं चला जाता है। कोई तो हो जिसे मेरी परवाह हो, मेरे लिए राह तकता हो, मुझसे प्यार करता हो, अमन भावुक होते हुए आगे फ़ोन पे कहता है तो नैन्सी की भी आंख भर आती है उसकी पीड़ा सुनकर। ऊपर वाले ने ऐसी ही लड़की तुम्हारे लिए बनाकर भेजी है जो तुमसे बहुत प्यार करेगी, और देखना एक दिन ज़रूर मिल जाएगी अमन, तो नैन्सी उसे दिलासा दिलाते हुए कहा और अमन ने गहरी सांस लिया और फिर खुद को सामान्य करने की कोशिश करता है। अच्छा ये सब छोड़ो, यह सब तो चलता ही रहेगा, तुम बताओ कि कैसी हो तुम, और तुम्हारे मम्मी की तबीयत ठीक हुई कि नहीं? अमन सामान्य भाव से उससे पूछता है तो नैन्सी ने भी अपने बह आए हुए आंसू को पोंछती है और ख़ुद को ठीक करती है। हाँ अभी मम्मी ठीक हैं और मैं भी, नैन्सी ने सामान्य भाव से जवाब में कहा। तो तभी उसकी बस आ गई। वह जल्दीबाजी में अमन से कहा, बस आ गई है, मैं बाद में बात करती हूँ। फिर वह बस पकड़ने को भागती है तो दूसरी तरफ से फ़ोन पे अमन ने उससे कहता है हाँ ठीक है, और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अमन को अब अच्छा महसूस हो रहा है। दिल की बात किसी से साझा कर लेने में मन कितना हल्का हो जाता है ना। अमन मन ही मन सोचता है, अगर नैन्सी उसके जीवन में ना होती तो वह किससे अपने मन की बात कह पाता, उसे कौन सुनता, कौन उसे समझता, उसे दिलासा देता। भले ही नैन्सी की उम्र अमन से कम है, वह उसके गांव शहर से भी नहीं है, फिर भी नैन्सी उसके लिए बेहद ख़ास है और सबसे अच्छी दोस्त है, जो उसे समझती ही नहीं बल्कि वह उसकी इज्जत भी करती है। नैन्सी मुंबई में अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहती है। वह लखनऊ से है। जिस चौल में नैन्सी का परिवार रहता है उसी चौल में अमन भी रहने को आया था। मुंबई के शुरुआती साल में वह कई लोगों के साथ रहता था, फिर कुछ साल बाद उसने अकेले रहने का फ़ैसला किया और अलग से किराए पे रूम लिया, जो नैन्सी की चाल के ठीक सामने था। फिर वहीं से दोनों में दोस्ती शुरू हुई और इस तरह से दोस्त बन गए कि एक दूसरे से अपनी सारी बातें साझा करने लगे। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में भी दोनों के पास पर्याप्त समय होता था एक दूसरे से बातें करने के लिए। अमन अपने घर आ गया है। हाल की दीवार पे ही अम्मा की तस्वीर लगी हुई है। अमन कुछ देर तक अम्मा की तस्वीर को देखता रहा, शायद उनसे कुछ कहना चाह रहा हो। तभी नैन्सी का मोबाइल पे मैसेज आया कि तुम मुंबई जल्दी आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है जो फ़ोन पे नहीं हो सकती है। अमन मैसेज पढ़ते ही चिंतित हो गया कि आखिर ऐसी क्या बात है जो नैन्सी फ़ोन पे नहीं बता सकती। उसने तुरंत नैन्सी को फ़ोन लगाया, लेकिन नैन्सी का फ़ोन बंद आने लगता है। अब अमन को और भी चिंता होने लगी कि उसका फ़ोन बंद क्यों हो गया है। वह परेशान होने लगता है। अभी तो बात हुई थी उससे, तब तो कुछ नहीं कहा उसने। आखिर अचानक से क्या हुआ होगा उसके साथ? वह ठीक तो होगी ना? अमन घबराते हुए अपने आप से कह रहा है। उसे उसकी फ़िक्र हो रही है। दीपू यार, तुझसे एक अर्जेंट काम है,
अमन ने फ़ोन पर अपने एक मित्र से कहा तो दीपू बाइक चला रहा है। बोला, भाई ऐसी भी क्या आफत आ गई, सब ठीक तो है ना? दीपू ने बाइक रोकते हुए आश्चर्य से फ़ोन पे पूछा। मेरा सब ठीक है, तू नैन्सी के बारे में पता करके बता ना, उसके घर पे सब ठीक ठाक है कि नहीं? अमन ने फ़ोन पर उससे कहा तो दीपू का माथा चढ़ जाता है। साले, तू उस पागल लड़की का पीछा नहीं छोड़ने वाला है क्या? दीपू ने भुनकते हुए उससे फ़ोन पे कहा। अबे लेक्चर बाद में दे देना, पहले पता करके तो बता। मुझे लगता है कि उसके बेवड़े बाप ने फिर कोई हंगामा किया होगा, अमन ने डांटते हुए उससे फ़ोन पे कहा। तो दीपू आश्चर्य से अपने सिर के बाल खुजाने लगता है। ठीक है, देखता हूँ, पर अभी नहीं, मैं कहीं जा रहा हूँ, शाम को पता करके बताता हूँ, दीपू ने फ़ोन पे जवाब दिया। तो अमन को थोड़ा तसल्ली होता है और वह चैन की सांस लेता है। भाई थोड़ा जल्दी बताना, नहीं तो तू जानता है ना मुझे, अमन उससे फ़ोन पे कहा। तो दीपू को गुस्सा आने लगता है। एक बार बोल दिया ना, अब बोलो तो गंगा का पानी लेकर कसम खा लें। जा ही रहे हैं, देख लेते हैं तुम्हारी महबूबा को। ठीक है, दीपू ने चिड़चिड़ाते हुए उससे फ़ोन पे कहा। तो वह मुस्करा देता है। तो फिर दीपू बिना अमन की बातें सुने हुए ही कॉल काट कर देता है और अमन फ़ोन पे हेलो हेलो करता रह जाता है। वह अपने आप में बड़बड़ाता है कि ये लड़की कभी समझ में नहीं आती है कि इसकी समस्या क्या है। जल्दी आने को तो कह दिया है, पर समस्या क्या है वो पता नहीं है। अक्सर हम अपनी तरफ से कई योजनाएं बनाते हैं, कुछ सपने भी देख लेते हैं, सोचते हैं जैसे हम सोच रहे हैं सब वैसा ही होगा, जबकि असल ज़िंदगी में हमारा सोचा कहाँ उतर कर आता है। होना तो वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। अमन सोचता है कि एक अकेला वही है जिसके जीवन में समस्याओं ने डेरा डाल के रखा है और बाकी लोगों के जीवन में सब कुछ बेहतर चल रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास कोई ना कोई दिक्कत ना हो या परेशानी ना हो। सबकी अपनी अपनी वजह हैं, अपने अपने राग हैं। कोई किसी से गिला करके बैठा है तो कोई चिंताओं के सागर में डूबा हुआ है। लेकिन इंसान वही होता है जो हालातों से लड़कर आगे बढ़ता है, ना कि उसी खाई में खुद को घुसेड़ कर रखता है जिससे उसे तकलीफ़ हो रही है। अमन बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वह सोचते विचारते हुए घर की दीवारों को देख रहा है। जब मुंबई से निकला था तो ढेरों उम्मीदों के साथ था कि चलो इस बार उसके जीवन की संगनी मिल ही जाएगी, फिर उसका जीवन भी खुशियों से आबाद हो जाएगा, उसका एक परिवार हो जाएगा, कोई अपना होगा जिसके बारे में वह सोच सकेगा, उसे कोई प्यार करेगा। लेकिन कुछ लोगों के जीवन की कश्ती को किनारा नसीब नहीं होता, शायद बीच समुद्र में भटकना ही लिखा होता है। लाला, ओ लाला, क्या कर रहे हो? मुँह बोली दादी घर के अंदर आते हुए कहती हैं। तो वह हड़बड़ा जाता है जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। आओ दादी अम्मा, अंदर आओ, अमन बिस्तर छोड़ते हुए दादी अम्मा से कहता है। दादी घर के हॉल में आ चुकी होती हैं। सुना है तुम कल जा रहे हो, दादी ने अपनी आंखों पर जोर देते हुए कहा और फिर वो ज़मीन पर बैठने लगती हैं। तो अमन दादी को पकड़ लेता है और उन्हें खाट पर बैठाता है। जाना तो पड़ेगा ना दादी, और कितना दिन रुकेंगे? अमन दादी के पैर के नीचे बैठते हुए दुखी मन से कहता है। तो दादी की आंख भर आती हैं। उन्हें दुख होता है, कुछ दिन और रुक जाते, फिर पता नहीं कब आओगे, दादी बूढ़ी आंखों से उसे देखते हुए कहती हैं। तो वह मुंडी नीचे किए दादी के पैर दबाता रहता है। खाना पीना खाए जाया करो, बहुत कमज़ोर दिखते हो, पेट तो पूरा चिपक ही गया है, दादी अमन के सिर के बाल को सहलाते हुए कहती हैं और फिर वो जल्दी से बह आए अपने आंसुओं को पल्लों से पोंछ लेती हैं। अमन की आंखों में भी आंसू भर आते हैं, उसे भी दुख हो रहा होता है, लेकिन वह दादी का दुखी चेहरा नहीं देखना चाहता है, उससे देखा नहीं जाएगा, इसलिए वह मुंडी नीचे किए दादी की हिदायतों को सुनता रहा। दादी फिर काफ़ी समय उससे बातें करती रहीं, उनमें उम्र के आखिरी पड़ाव की घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। एक तरफ जहां उन्हें अमन की शादी तय न होने का मलाल था, तो वहीं दूसरी तरफ ये चिंता भी थी कि कहीं उन्हें कुछ हो गया तो फिर इस बेचारे अनाथ को कौन पूछेगा। अमन और दादी का रिश्ता भले खून का ना हो,
लेकिन इंसानियत का तो ज़रूर है। एक बही तो हैं जो गैर होकर भी अमन को अपना मानती हैं, उसकी खबर रखती हैं। अब उन्हें इस बात की चिंता है कि उनके गुजरने से पहले अमन की शादी हो जाए तो फिर उन्हें किसी बात का दुख नहीं होगा। दादी के जोर देने पर ही तो अमन हर बार मुंबई से अपने गांव आ जाता है, नहीं तो वह कहाँ आता है और शायद शादी करने को तैयार भी नहीं होता। घंटों दादी की गोद में सिर रखे हुए बैठा रहा। दादी अमन को प्यार से पुचकारती सहलाती बातें करती रहीं। रात हो चुकी है, आसमान में तारे चमक रहे हैं और बीच में पूरा चांद चमचमा रहा है। दादी अपने घर चली गई हैं। अमन के घर से 2 घर छोड़कर ही दादी का घर है। अमन दादी को कुछ रुपए दिए हैं, वो नहीं ले रही थी। फिर अमन जबरन किया तो जब जाकर वो पैसे ली। अमन समझता है कि इंसानी ज़रूरतों और उनकी इच्छाओं को। दादी के जाने के बाद उसका घर फिर खाली हो गया है। उसे दुख लग रहा है। बैग पैक करते समय उसे थोड़ी घबराहट सी हो रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। जहाँ 2 पैसे मिलते हैं, मंदिर भी तो वहीं होता है। अब किस्मत में जो लिखा है वही सही, अमन मन ही मन सोच रहा है। तभी दीपू का फ़ोन आता है। हेलो दीपू बोल, गया था तू? क्या हुआ है उसे? अमन फ़ोन उठाते हुए उससे फ़ोन पे पूछता है तो मारे घबराहट के उसकी सांस भारी हो रही है। अमन, कुछ ठीक से माजरा पता नहीं चला है, पर सुनने में आया है कि नैन्सी के घर पे झगड़ा वगैरह खूब हुआ है। दीपू बाज़ार में चलते हुए फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है। वह बाज़ार के बीच में है तो इसलिए लोगों का शोर फ़ोन पे सुनाई दे रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, साला उसका बेवड़ा बाप ने फिर मारपीट किया होगा। अमन गुस्साते हुए फ़ोन पे दीपू से कहता है। अमन, तू इन सब में मत पड़। देख, दोस्त होने के नाते बोल रहा हूँ। तू पहले भी काफ़ी कुछ सह चुका है उन लोगों की वजह से। तो दीपू फ़ोन पे उसे समझाते हुए कहता है। ठीक है दीपू भाई, मैं कल आ रहा हूँ। तो अमन बात को पलटते हुए फ़ोन पे उससे कहता है और फिर बैग पैक करने लगता है। इतना जल्दी क्यों आ रहा है? मेरा मतलब थोड़ा और रुक ले, दीपू ने उससे फ़ोन पे कहता है। तो अमन को गुस्सा आ जाता है। इसके लिए रुक जाऊं यार, कौन पूछता है मुझे? एक अनाथ का जीवन कैसे होता है ना, तू कभी नहीं समझ सकता है। तो अमन क्रोधित होते हुए फ़ोन पे उससे कहता है। उसके मन में बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन फिर वह स्वयं को संभालता है और फिर दीपू को फ़ोन पे बाद में बात करने को कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। मोबाइल स्क्रीन पे नैन्सी का नंबर दिखा तो उसे नैन्सी के पिता पे गुस्सा आ रहा था और नैन्सी पे दया आ रही थी। अमन से रहा नहीं गया तो वह फिर एक बार नैन्सी को फ़ोन करने लगा। उसका फ़ोन बंद बता रहा है तो वह अपने गुस्से को शांत करते हुए मोबाइल को बिस्तर पे फेंक देता है और फिर बैग की पैकिंग करने लगता है। एक वक्त था जब वह एकदम से अकेला परेशान था। हालांकि परेशानी तो उसे अब भी है, लेकिन वो समय कुछ और ही था। जहाँ अजनबी शहर था, वहीं अजनबी अनजाने से लोग थे। तब अमन को जीवन के प्रति इतनी समझ नहीं थी। उसे तो सिर्फ पैसा कमाना था और अपने पैर जमाने थे। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन मुंबई जैसे शहर में सफलता इतनी आसानी से कदम कहाँ चूमती है। पहले तो जी जान लगाकर मेहनत करना होता है, कई बार असफल भी होना पड़ता है और जो अंत तक डटा रहता है उसे ही कामयाबी मिलती है। लेकिन अमन के बस में ये सब कहाँ था। 2 दिन में ही उसके सारे सपने टूट गए। जब लोहे की कंपनी में बोझ उठाकर रखना हुआ तब उसे समझ में आया कि असल जीवन क्या है। बाकी जो फिल्मों और कहानियों में होता है ना, वो तो उसके विपरीत हुई होता है। उन दिनों अमन को अकेलेपन का मलाल नहीं था और ना ही इतना दुख था। अगर किसी चीज़ की परेशानी थी तो वह था कि उसे अच्छा नहीं लगता था। वह गुमसुम रहता था, उदास दिखता था, अनजानों की तरह भटकता रहता था। जिंदगी के ऐसे बिखरे हालातों में नैन्सी से मुलाकात हुई थी। वह भी उसी की तरह टूटी हुई थी। नैन्सी नाम आते ही उसके ज़हन में मीठी सी सीटी बजने लगती है, जैसे कोई खिलता हुआ गुलाब हो और उसे देखते ही दिल खुश हो जाए। जैसे वो कोई मलहम हो जो गहरे से गहरे जख्म को भी दवा बन जाए। पता नहीं अमन ने नैन्सी में ऐसा क्या देखा था जो किसी मिस्री की तरह वह उसके ज़हन में घुलने लगी थी। एक ऐसा रिश्ता बनने लगा था जिसे दूसरों की नज़र से समझा नहीं जा सकता था।
लोग तो वही कहते हैं जो सामने देखते हैं और जो वो देख पाते हैं, जबकि अमन और नैन्सी एक दोस्त के सिवाय और उन दोनों में कोई दूसरा रिश्ता नहीं था। सिर्फ दोनों के बीच में बातें ही होती थीं, ढेरों बातें, दुनिया भर की बातें, किस्से कहानियों की बातें। जैसे नैन्सी को कोई सुनने वाला मिल गया हो और अमन को कोई बोलने वाला। दोनों ही अपने अपने हिस्से में अधूरे थे। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर अपने अपने गमों को भूलकर जीने लगे थे, थोड़ा मुस्कुराने लगे थे। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से अमन की नींद टूटती है तो वह चौंक पड़ता है और गौर किया तो दादी अम्मा पुकार रही थी। अमन बिस्तर पे पड़े पड़े ही दादी अम्मा को आने को कह देता है। अम्मा आ रहा हूँ तो दरवाजे का खटखटाना बंद हो जाता है। अमन की 10 बजे की ट्रेन है। उसे ध्यान आता है और वह जल्दी से उठने लगता है। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे देर रात तक सोचता विचारता रहा हो, जिस कारण उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी। मोबाइल पे नज़र घुमाया तो देखा कि दीपू का मैसेज आया हुआ है, तो वह तुरंत मैसेज को देखने लगा। लेकिन जो मैसेज पे लिखा था उससे अमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि ऐसा भी नैन्सी के साथ क्या हुआ है जो दीपू ने मैसेज करके लिखा है कि अमन जल्दी से मुंबई आ जाओ, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। प्लीज़ कारण मत पूछ कि नैन्सी के साथ क्या हुआ है, बस तू आजा और खुद ही देख ले। अमन मैसेज को पढ़ते ही उसका सिर चकराने लगता है। वह समझ नहीं पा रहा होता है कि कोई उसे नैन्सी के बारे में क्यों नहीं बता रहा है। आखिर क्या हुआ है उसे, क्या कर लिया है उसने? कुछ भी तो खबर नहीं है उसे। उसके आँख में धूल क्यों झोंका जा रहा है? कोई सच्चाई क्यों नहीं बता रहा है? अमन मन ही मन अपने आप से सवाल करता है। ट्रेन अपनी गति से हवाओं का सीना चीरते हुए दौड़ रही है। आसमान का रंग कितना साफ है, सफ़ेद बादल कैसे बिखरे हुए उड़ रहे हैं। काश कि अमन भी कोई पंछी होता तो वह भी दूर सैर पे उड़ता फिरता। ना आज की फिक्र होती और ना ही आने वाले कल के लिए सोचना पड़ता। पहाड़ों को पीछे छूटता देख अमन सोच रहा है कि उसका जीवन भी तो ऐसे ही है। जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब कुछ ना कुछ पीछे छूटने ही लगता है। जहाँ वह खुद की शादी के सिलसिले में मुंबई से अपने गांव आया था, तो अब वहीं से उसे फिर मुंबई जाना पड़ रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त नैन्सी किसी मुसीबत में है और इस वक्त अमन को उसकी सख्त ज़रूरत है। अमन के हाथों में होता तो वह उड़कर जल्द से जल्द मुंबई पहुंच जाता, लेकिन इस वक्त वह इंतजार के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। अपने देश की रेलगाड़ियों का समय भी कहाँ निर्धारित होता है। ज़्यादातर ट्रेनें लेट ही चलती हैं और अभी मुंबई पहुंचने के लिए कोई 16 से 17 घंटे लगने वाले हैं, जो अमन के लिए किसी गुनाह की सज़ा से कम नहीं है। अमन के हाथों में होता तो वह उड़कर जल्द से जल्द मुंबई पहुंच जाता, लेकिन इस वक्त वह इंतज़ार के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। आखिर क्यों इतना परेशान हो रहा है वो? क्या रिश्ता है उसका नैन्सी के साथ? एक दोस्त ही तो है। ऐसी भी कौन सी कड़ी जुड़ी हुई है उसकी नैन्सी से, जो एक के टूट जाने से पूरी की पूरी कड़ियाँ ही बिखर जाएंगी। उसे आज तक जवाब ही नहीं मिल पाया है। एक नैन्सी ही क्यों उसके दिलो दिमाग में छाई हुई है, जबकि दोस्त तो और भी हैं उसके, बहुत हैं, लेकिन एक वही उसके इतने करीब क्यों है? कोई कहानी तो ज़रूर है दोनों के बीच में, जिसे अब तक दोनों स्वीकारने से कतराते आ रहे हैं या जिसे कोई और नाम देने से घबरा रहे हैं। अमन कभी ट्रेन के बाहर देखता है तो कभी मुंह लटकाकर मुंडी नीचे कर लेता है, जैसे उसकी सलामती के बारे में सोचने लगता है। घर से निकलते वक्त उसने दादी के आंसुओं का सामना तो कर लिया था, अपने दिल को कठोर बना लिया था, लेकिन जब नैन्सी के सामना होगा तो क्या दृश्य होगा, कौन सा मंजर आंखों के सामने होगा, वह किस हाल में होगी और उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस बार उसके बाप ने उससे पे हाथ उठाया होगा ना, तो मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं, अमन मन ही मन सोच रहा है। तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है। कोई नवंबर का महीना रहा होगा, वह कंपनी जाने के लिए घर से निकला ही था कि नैन्सी आंसू बहाए हुए, बाल बिखराए हुए, किसी पगली की तरह उसके घर के सामने खड़ी थी। अमन को तो पहले हैरानी हुई, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है, और वह एक पल के लिए घबरा भी गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि नैन्सी घर से झगड़ा करके आई है, और वो भी इसलिए कि उसके पापा ने उसे पिकनिक पे जाने के लिए मना कर दिया था,
तब अमन ने अपनी हंसी को दबाने की लाख कोशिश किया था, लेकिन फिर भी वह रोक नहीं सका और ठाके मारकर हंसने लगा। तुम पेट भर हंस लो, मैं जा रही हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं है, नैन्सी ने किसी बच्चे की तरह बुदबुदाते हुए कहा और चलने के लिए उठ खड़ी हुई तो अमन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बैठाया। सॉरी नैन्सी, मैं तो ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं नहीं हंसता हूँ। ओके, अमन ने बहलाते हुए उससे कहा तो नैन्सी तभी भी मुंह बनाए हुए थी जैसे वह बहुत गुस्से में हो। तुम पक्का नहीं हंसोगे ना? नैन्सी ने दुविधा भरी नज़र से उससे कहा। नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं, तो अमन ने अपनी हंसी को दबाते हुए उससे कहा, जबकि वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि नैन्सी ने इतनी छोटी सी बात के लिए अपना हाल किसी पागलों की तरह बनाकर रखा हुआ है। मुझे इतना गुस्सा आता है कि पापा का सर फोड़ दूं। भाई की मटर गश्ती करने के लिए उनके पास पैसे होते हैं, मेरे लिए कभी नहीं होते, जैसे मैं कोई अनाथ हूँ, उनकी बेटी ही ना हूँ। नैन्सी ने गुस्से से टेबल पर खरोंचते हुए कहा तो अमन उसे ध्यान से सुन रहा था। तुम लड़की हो ना, इसलिए तुम्हारे पापा तुम्हें पैसे नहीं देते हैं, अमन ने नैन्सी के गुस्से में घी डालते हुए कहा, ताकि वह और भड़क उठे। तो ये बात है, मैंने तो सोचा ही नहीं, नैन्सी चकित होते हुए बोली। हाँ, अमन ने उससे सहमति जताई। मुझे पता है, इस दुनिया में लड़की पैदा होना ही गुनाह है। भेदभाव होता है ना हम लड़कियों के साथ, नैन्सी ने गंभीर होते हुए कहा तो अमन उसे ताकता रहा। वह ऐसे सोच रही थी जैसे उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया हो। तुम बेकार की फिक्र मत करो, पिकनिक ही जाना है ना, मैं पैसे देता हूँ, अमन ने उसे सहजता से कहा तो नैन्सी की आंखें खुशी से चमक उठीं। सच्ची? नैन्सी ने आशा भरी नज़र से उससे पूछा। मुच्ची, तो अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो नैन्सी चहकते हुए खुशी से खड़ी हो गई और उत्साहित होते हुए ताली बजाने लगी। रेस्टोरेंट में बैठे लोग नैन्सी को आश्चर्य से देखने लगे थे। फिर अमन ने जल्दी से नैन्सी का हाथ पकड़ते हुए उसे बैठाया। वह अभी भी पिकनिक जाने के ख्यालों में खोई हुई थी। अमन एकटक नैन्सी को देखता रहा, उसकी झिलमिलाती बचकानी आँखें, उसके बेपरवाही से लटकते बाल, उसके चेहरे के हाव भाव। वह ढेरों बातें करती, बात बेबात पर हंसती, कभी गुस्सा होती तो कभी नाक सुकोड़ती। कितना कुछ था नैन्सी में, जिसकी एक झलक पाने के लिए वह बेचैन रहता था। नैन्सी की ऐसी कितनी ही ख्वाहिशों को अमन पूरा कर चुका था। उसकी छोटी से छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करना अमन का मकसद बन गया था। कभी उसके कॉलेज की फ़ीस भर देता तो कभी उसकी मनपसंद हीरो की पिक्चर दिखा देता। अमन ट्रेन में बैठा हुआ सोचते सोचते मुस्कुरा देता है। खिड़की से आती ठंडी हवा अमन के मन को गुदगुदा रही थी, जैसे वह नैन्सी के बारे में सोचकर खुश हो रहा हो। सामने वाली सीट पर बैठा कोई 40 वर्ष का व्यक्ति हैरानी से अमन को ताके जा रहा है। जब उस अनजान व्यक्ति से रहा नहीं गया तब उसने पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है? तो अमन उसे आश्चर्य से देखता है, जो मोटा चश्मा पहने और भारी शरीर लिए सफ़ेद रंग की पोशाक में था। ठीक है, अमन ने आश्चर्य से जवाब देते हुए उनसे कहा और मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, जो कि उसके चेहरे पर नाम मात्र की थी। काफ़ी चिंतित हो इसलिए पूछ लिया, अनजान व्यक्ति ने आगे तम्बाकू जमाते हुए उससे कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अमन उन्हें जवाब देते हुए कहता है और ख़ुद को ठीक करने लगता है ताकि उस व्यक्ति को दोबारा उस पर कोई संदेह ना हो। कोई बात नहीं, समस्या तो इंसान के मरने के बाद ही ख़त्म होती है। मुझे लगा तुम बहुत परेशान हो, जब से ट्रेन पे बैठे हो तो उदास ही दिख रहे हो, जैसे कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई हो, अनजान व्यक्ति आगे बात बढ़ाते हुए उससे कहता है। तो अमन उनकी तरफ सामान्य भाव से देखता रहा, जैसे वह अपने गमों को छुपाना चाहता हो। अमन आगे चुप ही रहा और जवाब में सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था और कहता भी क्या कि वह किस लिए परेशान है और किस चीज़ के पीछे भाग रहा है, जो कि उसे स्वयं नहीं पता है। देखो, हम दोबारा कभी मिलने वाले नहीं हैं, सफ़र काफ़ी लंबा है, इस तरह दुखी बैठे रहने से तो अच्छा है कि अपनी सुना डालो। बेटा, कम से कम मन तो हल्का हो ही जाएगा, अनजान व्यक्ति ने आगे अपनी बात रखते हुए उससे कहते हैं तो अमन के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वह फिर कुछ सोचने लगता है, जैसे नैन्सी का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने हो और उसकी बदनसीबी की परछाई भी साथ हो।
अनजान व्यक्ति को उम्मीद थी कि शायद अमन तो कुछ तो बोलेगा, पर अमन ने चुप्पी साध ली और मुंडी नीचे करके अफसोस सा करता बैठा रहा। अनजान व्यक्ति को अपना अपमान सा महसूस हुआ, क्योंकि इतनी बार पूछने पर भी अमन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। शायद इसीलिए फिर वह अपने आप में व्यस्त हो गए और अपने मोबाइल पर नज़र टिका लिए। फिर अमन भी अपनी सीट पर बेमन सा लेट गया। अनजान व्यक्ति और अमन की सीट आमने सामने ही होती है। ट्रेन की बत्तियां बुझ चुकी हैं, यात्रियों की चहल पहल भी बंद हो गई है, जैसे सभी अपने अपने विचारों में खोकर सो गए होंगे। अमन कुछ ऐसा सोचता हुआ लेटता है, लेकिन खुद अभी तक जाग रहा है। वह घंटों कोशिश करके थक चुका है कि उसे भी नींद आ जाए। कुछ पल के लिए ही सही, कुछ वक्त तो वह अपने आप को भूलकर सुकून से सो ले, लेकिन उसे इतनी आसानी से नींद कहाँ आने वाली थी, और अब तो उसे आदत सी हो चुकी है। अगर कोई साथी होता तो शायद उससे बातें बातें करके नींद आ भी जाती। कितना कुछ उसके मन में भरा पड़ा हुआ है, कितना कुछ उसे कहना है, मगर कहे भी तो किससे? कौन उसे सुनेगा और समझेगा कौन? अमन मन ही मन सोच रहा है। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही है। जब उसकी नज़र उस अनजाने व्यक्ति पर पड़ती है, जो कि वो भी सो नहीं पा रहे थे, जैसे उन्हें भी कोई चीज़ परेशान कर रही हो, ठीक उसी की तरह जैसे वह नहीं सो पा रहा है, तो अमन के मन में विचार आता है कि चलो इनसे ही वो बातें कर ली जाएं जो आज तक वह किसी से नहीं कर पाया है, नैन्सी से भी नहीं। अमन उस अनजान व्यक्ति की तरफ देख ही रहा था कि उस अनजान यात्री की भी नज़र अमन पे पड़ती है, और दोनों की नज़रें एक दूसरे से भिड़ती हैं तो दोनों की आश्चर्य से मुस्कान छूट जाती है, जैसे वे बिना कुछ कहे बहुत कुछ समझ गए हों। समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ और क्या कहूँ आपसे, अमन थोड़ा हिचकिचाते हुए अजनबी यात्री से कहता है, जो कि ठीक उसके सामने वाली सीट पर लेटे हुए हैं और वह अमन को ध्यानपूर्वक देखे जा रहे हैं। तो ठीक है, पहले ये बताओ कि तुम इतने उदास क्यों हो? तो अनजान व्यक्ति अमन की दुविधा को समझते हुए उससे पूछते हैं। तो वह गुमसुम सा लेटा हुआ है, जैसे कुछ याद कर रहा हो। अपनी तकलीफ़ ही बताओ, जो तुम्हें अब तक जगाए हुए है। आखिर क्या सोच रहे हो? अनजान व्यक्ति उसके मन को टटोलते हुए पूछते हैं। वह उस व्यक्ति की तरफ उदास भाव से देखने लगता है। क्यों सुनना चाहते हैं आप मेरी तकलीफ़ को? मैं तो हूँ ही किस्मत का मारा, अमन उनसे उदास मन से कहता है, जैसे उसे अपनी आप बीती बताने में कोई दिलचस्पी ना हो। अनजान व्यक्ति कुछ सोचकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि तकलीफ़ तो तकलीफ़ ही समझ सकता है। अनजान व्यक्ति बड़ी समझदारी से जवाब देते हुए उसे कहते हैं। तो फिर उसकी बोलती ही बंद हो जाती है और वह हैरानी से उस व्यक्ति की तरफ देखने लगता है, जैसे उसे आभास हो चला हो कि अब उस व्यक्ति से कुछ छुपाना सही नहीं होगा। वह व्यक्ति अमन की खामोशी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, आप मेरी समस्या क्यों जानना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे इस बात की खुशी है कि आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, अमन अनजान व्यक्ति से पूछते हुए कहता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं अक्सर यात्रा करता रहता हूँ और अजनबी लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है। उनकी निजी जीवन को देखना और सुनना मुझे बहुत उत्साहित करता है, इसलिए तुमसे भी बात करने का मन हुआ तो पूछ लिया। अनजान व्यक्ति अपनी बात रखते हुए अमन को बताते हैं, जैसे उन्हें दुनियादारी का काफ़ी ज्ञान हो। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और आवाज़ में भारीपन। फिर तो आपने बहुत से अनजान लोगों के साथ बातें किए होंगे? तो अमन थोड़ा उत्साहित होते हुए उनसे पूछता है, तो वो फिर मुस्कुरा देते हैं। जी ज़रूर, और अब तो आदत सी हो गई है, मुझसे चुपचाप रहा ही नहीं जाता है। अनजान व्यक्ति अपनी बात ईमानदारी से कहते हैं, तो इस बार अमन भी मुस्कुरा देता है, जैसे उसे उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता चल गया हो। तो ये बात है, इसलिए आप मुझसे बात करने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, अमन तर्क मारते हुए उनसे कहता है। जब सफ़र पे निकले हैं तो कुछ कहानियाँ तो सुननी ही चाहिए, नहीं तो रास्ते लंबे होने लगते हैं और हम उबाऊ होने लगते हैं। तो अनजान व्यक्ति साधारण भाव से अमन के तर्क को परास्त करते हुए कहते हैं। तो अमन उन्हें कुछ देर ताकता रहा, फिर वह मन ही मन सोचने लगा कि इस व्यक्ति का मुंह बंद करवाना इतना आसान भी नहीं है। अनजान व्यक्ति अमन के चेहरे के भाव को समझ रहे थे कि वह क्या सोच रहा है। सर, मेरी समस्या कहने को तो बहुत छोटी है, लेकिन मुझे किसी कांटे की तरह चुभती रहती है। कुछ समझ में नहीं आता कि कब मुझे मेरा अपना मिलेगा। अमन
आगे सोचते हुए अपनी बात अनजान आदमी से कहता है। तो अनजान व्यक्ति की नज़र अमन पे टिकी हुई है। मुझसे अब अकेला और नहीं चला जाता है। मुझे किसी की ज़रूरत है, किसी साथी की, किसी अपने की। तो अमन अपनी बात जारी रखते हुए कहता है। तो अनजान व्यक्ति चुपचाप सुनते रहते हैं, जैसे उसकी बातों को समझने का प्रयत्न कर रहे हों। कहीं कोई बात फिक्स नहीं हो रही है। शादी के लिए ही हर बार मुंबई से गांव आता हूँ और हर बार मुझे नकार दिया जाता है, जैसे मेरा अनाथ होना ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। अमन आगे अपनी बात अनजान व्यक्ति से कहता है। उसे भारीपन महसूस होता है, जैसे उसके अंदर बहुत क्रोध भरा पड़ा हुआ हो, जो बाहर निकलना चाहता हो। आप ही बताइए, जो इंसान बचपन में ही अनाथ हो जाए, उसका इस दुनिया में कोई अपना ना रहे, तो वह भला क्या करेगा? क्या सारी उम्र उसे अकेला ही रहना होगा? क्या उसके हिस्से में ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया है? अमन उस व्यक्ति से पूछते हुए कहता है। उसे गुस्सा आ रहा होता है, जैसे उसे कितनी शिकायतें हों। अनजान व्यक्ति उसे ध्यानपूर्वक देखे जा रहे हैं, जैसे उनके पास अमन की तकलीफ़ों का कोई तोड़ हो। मैं थक चुका हूँ लोगों को जवाब देते देते। अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाता है। एक तो मेरी शादी नहीं हो रही है, और दूसरी वो नैन्सी ने पता नहीं क्या कर लिया है, किस हाल में होगी वो। अमन परेशान होते हुए अनजान व्यक्ति से कहता है, और फिर एकदम से चुप हो गया, जैसे नैन्सी का नाम लेकर उसने कोई गलती कर दिया हो। ये नैन्सी कौन है? अनजान व्यक्ति उससे पूछते हैं। वो एक दोस्त है, अमन ने बेमन से बताया। मुंबई में? अनजान व्यक्ति उससे पूछते हैं। अमन ने धीरे से कहा। तो अनजान व्यक्ति हौले से मुस्कुरा देते हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ मत सोचिएगा, अमन अनजान व्यक्ति से कहता है, ताकि वे कुछ गलत न सोचें। नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अनजान व्यक्ति अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, जबकि वे मन ही मन सोच रहे हैं कि बेटा कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन तुम मुझसे प्यार तो ज़रूर करते हो। ये दोस्ती नहीं बल्कि दिल लगी है बच्चों। मैं 30 साल का हो चला हूँ और अभी तक अकेला ही हूँ। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, किसी के भी साथ बुरा नहीं किया, फिर मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है? अमन निराश होते हुए कहता है। अनजान व्यक्ति उसे ताकते रहते हैं। यह भी तो हो सकता है कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखी हो, और जो तुम्हारे आसपास ही हो। अनजान व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से चाल चलते हुए उससे कहते हैं। तो वह सोच में पड़ जाता है। तो फिर अब तक मिली क्यों नहीं? कहाँ है वो? और होगी भी तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? अमन अनजान व्यक्ति से सवालिया भाव से पूछता है। तो अनजान व्यक्ति भी थोड़ा चकरा से जाते हैं। ज़रूर पहचान पाओगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी, अनजान व्यक्ति उसे हड़बड़ाते हुए कहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अमन ने आश्चर्य से पूछता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ, अनजान व्यक्ति सहजता से उससे कहते हैं। अमन ध्यान से उन्हें देखने लगता है। कोई भी क्षेत्र पकड़ लो, बिना हाथ पैर चलाए कुछ भी हासिल नहीं होता है। अब तुम अपने आप को ही ले लो, मुंबई में तुम्हें पैर जमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, अनजान व्यक्ति समझाते हुए कहते हैं। तो अमन उन्हें ध्यान से सुन रहा है। ठीक उसी तरह अपना जीवन साथी पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर वाला हमें इशारा देता है और हमें उसी इशारे को समझकर आगे बढ़ना होता है। अनजान व्यक्ति आगे अपनी बात जारी रखते हुए उससे कहते हैं। लेकिन उस इशारे को हम जानेंगे कैसे? अमन उत्साहित होते हुए पूछता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तुम्हें इशारा मिल गया है, बस तुम्हें समझने की देरी है, अनजान व्यक्ति उसे बताते हैं। आप साफ साफ बताइए कि मुझे क्या करना है? अमन उत्सुकता से बस उनसे पूछता है। पहले तुम ये बताओ कि मुंबई तुम अभी किसके लिए जा रहे हो? अनजान व्यक्ति चाल चलते हुए उससे पूछते हैं, ताकि उसी के मुंह से सच निकलवा लें, जिससे अमन बेखबर है। नैन्सी मेरी दोस्त है, अभी वह किसी मुसीबत में है और मुझे किसी भी कीमत में उसके पास जाना है, अमन जवाब देते हुए उनसे कहता है। अगर नैन्सी की जगह दूसरा कोई दोस्त होता तो क्या तुम तब भी चल पड़ते? अनजान व्यक्ति उससे पूछता है, जबकि वह मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। अमन सोच में पड़ जाता है कि वह क्या जवाब दे। क्यों, क्या हुआ? जवाब नहीं है? अनजान व्यक्ति मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं। अमन अभी भी सोच रहा है, शायद वह जानता है कि सच्चाई क्या है। चलो ये छोड़ो, नैन्सी जो तुम्हारी दोस्त है, तुम उससे कितने समय तक बात कर सकते हो? 1 घंटे, 2 घंटे या इससे भी ज़्यादा? अनजान व्यक्ति ये कहते हुए उससे पूछते हैं।
तो उसके पास कोई जवाब नहीं है या वह खुद को बताने से कतरा रहा है। अनजान व्यक्ति अमन के चेहरे के भाव पढ़ रहे हैं। बेटा, इशारा तुम्हें मिल चुका है, अब तुम्हें फैसला करना है कि क्या करना है आगे। जितना देर करो उतना ही तकलीफ में रहोगे, अनजान व्यक्ति उससे कहते हैं और एक लंबी जमाई लेते हैं। तो अमन उनकी तरफ दुविधा भाव से देखने लगता है, जैसे वह अनजान व्यक्ति की बातों से सहमत हो। वो इशारा नैन्सी ही है जिसे ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए भेजा है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, जो कि तुम अभी कर भी रहे हो। अनजान व्यक्ति आगे अमन के सामने पूरी सच्चाई रखते हुए कहते हैं। तो वह उन्हें आश्चर्य से देखता रहता है, जैसे उसे अपनी दोस्ती अपने आप पे शक हो या वह जानकर भी अनजान बन रहा हो। उसकी आंखों के सामने नैन्सी का चेहरा दिखाई देने लगता है और अनजान व्यक्ति जमाई लेते हुए अपनी आंखें मूंद लेते हैं। नहीं, मैं नैन्सी से कैसे प्यार कर सकता हूँ, वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है, अमन आगे बुदबुदाते हुए अनजान व्यक्ति से कहता है, जैसे वह सच्चाई को स्वीकार न करना चाहता हो। तो फिर उसके लिए इतना परेशान क्यों हो? क्यों उसके लिए मुंबई जा रहे हो? कुछ दिन बाद भी चले जाते? तो अनजान व्यक्ति उससे पूछते हुए कहते हैं, क्योंकि वह सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, उसने मेरे आंसू तक पहुँचे हैं और आज उसे मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसके साथ खड़ा भी ना रहूं? अमन अपनी बात पे जोर देते हुए कहता है, ताकि उन्हें उसकी बातों पर विश्वास हो जाए। तो वह उसे आश्चर्य से सुनते रहते हैं, जैसे उन्हें उसकी बातों पर यकीन हो। अगर वह ना होती तो शायद मेरे लिए मुंबई जैसे शहर में टिक पाना इतना आसान नहीं होता। जब भी मुझे अपनी किस्मत पर अफसोस होता था या मैं दुखी होता, तब वह मेरे साथ होती थी, मुझे हंसा रही होती थी, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही होती थी। अमन अपनी बात रखते हुए कहता है और फिर वह चुप सा हो जाता है, जैसे वह कुछ सोचने लगा हो। फिर अनजान व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा, वह भी कुछ समय तक चुप ही रहे, जैसे अमन की बातों का कोई तोड़ ढूंढ रहे हों कि बंदा लड़की से प्यार भी करता है और इनकार भी कर रहा है। शायद उसे डर होगा कि कहीं उसका दोस्त उससे दूर ना हो जाए, इसीलिए अपने प्यार को दिल में छुपाकर रखना चाहता है। रात का सन्नाटा पसरा हुआ है, ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी है, शायद कोई स्टेशन आने वाला होगा। तो अब आपके पास कहने को कुछ नहीं है? बताइए, चुप क्यों हो गए? अमन कुछ देर बाद अनजान व्यक्ति से पूछते हुए कहता है, जैसे उसे लग रहा हो कि वह सही है और अनजान व्यक्ति का सोचना गलत है। कहने को तो बहुत कुछ है बेटा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो समझने की बारी है। सच्चाई तुम्हारे सामने है, सब कुछ साफ है। बस तुम अपनी जिद से थोड़ा उतर कर देखो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि तुम क्या बोल रहे हो और वाकई में क्या चाहते हो। अनजान व्यक्ति तंज कसते हुए उससे आगे कहते हैं, जैसे वह किसी और दुनिया में हो और कुछ सोच रहे हों। अमन उन्हें हैरत से ताकता रहता है। आपको अभी भी लगता है कि हम दोस्त नहीं हैं? अमन आश्चर्य भाव से अनजान व्यक्ति से पूछता है और जवाब की प्रतिक्रिया करने लगता है, अगर दोस्त हम सफ़र बन जाए तो उसमें बुराई ही क्या है? अनजान व्यक्ति थोड़ा अपनी बात पर जोर देते हुए उससे कहते हैं, तो अमन के तोते ही उड़ जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नैन्सी जो उसकी दोस्त है, बल्कि उसके आगे का भी रिश्ता बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति आपको समझता हो, आपका ख्याल रखता हो, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो फिर हर्ज ही क्या है कि उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, एक दूसरा नाम देने में, जिसे जीवन साथी कहा जाता है। अनजान व्यक्ति आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, और अब उन्हें नींद सता रही है, वह थके हुए से लगने लगे हैं और अब उनमें और बातें करने की शक्ति नहीं बची हो। मन किसी सोच में पड़ जाता है, वह ज़रूर अपने और नैन्सी के बारे में सोच रहा हो। अनजान व्यक्ति को जमाई आ रही है, उनकी आंखें मूंद रही हैं, लेकिन किसी की नींद टूट चुकी है और उसे अब वो सोचना पड़ रहा है जिसे वह कभी सोचना नहीं चाहता था। देर रात हो चुकी है, ट्रेन के यात्री गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन अमन अभी भी जाग रहा है। वह लंबी लंबी दवाई ले रहा है और सोने की कोशिश भी कर रहा है। शायद वह समझ चुका है कि अनजान व्यक्ति उससे कहना क्या चाह रहे थे। वो चलिए, चाय पानी और समोसे वाले कर्मचारी दौड़ दौड़ कर अपनी अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई है, यात्रियों की चहल पहल उमड़ चुकी है। कोई टॉयलेट जा रहा है तो कोई चाय पी रहा है और कुछ यात्री अभी भी सोए हुए हैं।
अमन भी चादर ताने सो रहा है, लेकिन उसके कानों में लोगों का शोर सुनाई दे रहा है। कुछ देर बाद ट्रेन हॉर्न बजाते हुए चल देती है। तभी अमन के कानों में किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने थोड़ा गौर से सुना तो उसे वह आवाज़ नैन्सी जैसी लगती है। जैसे नैन्सी उसे पुकार रही हो, तो वह तुरंत बड़बड़ाते हुए उठ बैठता है। दाएं बाएं देखता है तो उसे नैन्सी दिखाई नहीं देती है। फिर वह हैरान सा खिड़की के बाहर देखता है तो ट्रेन चल रही होती है और नैन्सी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही है। वह अमन अमन पुकार रही है और अमन हड़बड़ाते हुए गेट की तरफ भागता है। वह नैन्सी की तरफ हाथ बढ़ाता है और नैन्सी को और तेज़ दौड़ने को कहता है। नैन्सी और ज़ोर लगाकर दौड़ती है। तभी नैन्सी दौड़ते दौड़ते हुए अचानक से गिर जाती है। अमन ज़ोरों से चिल्ला पड़ता है, नैन्सी। पसीने से लथपथ होता है। वह सोते हुए उठ बैठा और उसके सर पर मिडिल वाली सीट लग जाती है। फिर वह तुरंत हाँफते हुए वापस लेट जाता है, जैसे मीलों दूर से दौड़ कर आया हो। उसे इस बात की तसल्ली हुई कि वह सपना देख रहा था। नैन्सी जहाँ कहीं भी होगी ठीक ही होगी। फिर उसने एक नज़र अनजान व्यक्ति की सीट की तरफ घुमाया तो उनकी सीट खाली है। वह समझ जाता है कि वह जा चुके हैं। फिर वह मन ही मन मुस्कुरा देता है कि कभी कभी कैसे लोग मिल जाते हैं और जाने अनजाने क्या सिखा जाते हैं। मुंबई शहर आने ही वाला है। अमन तुरंत सीट से उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वह वापस आता है और फिर बैग वगैरह चेक करने लगता है। उसे फिर नैन्सी का ध्यान आता है तो उसका दिल ज़ोर से धड़क जाता है, जैसे उसे नैन्सी की फ़िक्र होने लगती है। अब क्या, आगे क्या करना है? कहीं वो जो अनजान व्यक्ति कह रहा था वो सच तो नहीं है? नहीं, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। पहले मुझे नैन्सी से मिलना होगा, उसे देखना होगा कि वह ठीक है कि नहीं, और मुझे अर्जेंट में मुंबई क्यों बुलाया है। अमन मन ही मन सोच रहा है। लोकल ट्रेन पे पब्लिक ऐसे भरी पड़ी हुई है जैसे कोई भेड़ बकरियां हों। स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही यात्रियों का उतरना चढ़ना शुरू हो जाता है। अमन भी लाइन में लग जाता है। वह पहुंच चुका था मुंबई शहर, अपने सपनों के शहर में, उस जगह में जहां उसने स्वयं को पहचान किया, अपनी काबिलियत को जाना और एक मुकाम हासिल किया। कुछ देर बाद अमन अपने चाल की गली में होता है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है, हाथ पैर कांप रहे होते हैं। वह सोच रहा है कि नैन्सी से सामना कैसे करूं। वह किस हाल में होगी, पता नहीं उसे किस रूप में देखने को मिलेगी। वह आगे की ओर कदम बढ़ा ही नहीं पा रहा है। उसकी हिम्मत उसका साथ छोड़ रही है। तो भाई, गांव से आ गए? अमन के एक पहचान के व्यक्ति ने उससे पूछा, जो कि जल्दीबाजी में कहीं जा रहे होते हैं। जी चाचा, अभी ही आया हूँ, अमन मुस्कुराते हुए उनसे कहता है। तो वह व्यक्ति उसे हाथ दिखाते हुए आगे निकल जाते हैं। अमन उस गली के सामने खड़ा है जहाँ से एक रास्ता नैन्सी के घर की तरफ जाता है और दूसरा उसके खुद के घर की तरफ। वह सोच रहा है कि पहले नैन्सी से मिले या अपने घर पे जाएं। कुछ देर तक वह नैन्सी की गली को देखते खड़ा रहा, फिर अचानक से अपनी गली की तरफ बढ़ चलता है। बच्चों का झुंड दौड़ते हुए अमन के पास आते हैं और सारे बच्चे अमन भैया कह के पुकारने लगते हैं। कुछ बच्चों ने तो अमन के हाथ से बैग वगैरह लेकर आगे आगे चलने लगते हैं। फिर अमन जेब से कुछ पैसे निकालता है और बच्चों को दे देता है। अमन अब अपने रूम के अंदर होता है। घर पूरी तरह से धूल मिट्टी और दुर्गंध से भरा पड़ा हुआ है। गांव से वापस आने के बाद एक यही चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है और थके होने के बावजूद भी सफाई करनी पड़ती है। लेकिन अभी उसे नैन्सी से मिलना है। उसके दिमाग में नैन्सी का ख्याल चल रहा है। फिर वह नैन्सी को फ़ोन मिलाने लगता है, जो कि अभी भी बंद आ रहा है। फिर उसने एक दोस्त को फ़ोन लगाया। मैं अमन बोल रहा हूँ, तुझे नैन्सी के बारे में कुछ पता है क्या? अमन फ़ोन पे एक मित्र से पूछता है। तो मित्र ट्रेन में बैठा कहीं जा रहा होता है। तू मुंबई आ गया क्या? मित्र जवाब देने की बजाय उसी से पूछता है। हाँ, आज ही आया हूँ। तू मुझे नैन्सी के बारे में बता, क्या हुआ है उसे? अमन जवाब देते हुए फ़ोन पे पूछता है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं और मन घबरा रहा है। तू एक काम कर, हॉस्पिटल चला जा, तुझे सब पता चल जाएगा। तो दोस्त फ़ोन के दूसरी तरफ से कहता है, जो अमन की धड़कन को और बढ़ा देता है। ट्रेन के शोर से आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही है। हॉस्पिटल पे क्यों? नैन्सी को हुआ क्या है? तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? अमन घबराते हुए दोस्त से पूछता है। उसका हाथ कँपकँपाने लगता है।
दोस्त की तरफ से काफ़ी शोर शराबा हो रहा होता है और तभी फ़ोन कट हो जाता है। अमन हेलो हेलो करता रह जाता है। अब उसके सब्र और सहनशीलता का बांध फूट चुका है। अब उसमें कुछ और सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वह तुरंत घर से निकलता है, हड़बड़ी में ताला बंद करता है और उसी हालत में हॉस्पिटल के लिए चल पड़ता है जिस रूप रंग में वह हज़ारों किलोमीटर सफ़र करके आया था। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे, शरीर से बदबू भी आ रही थी, चेहरे पर थकान और मायूसी छाई हुई थी। कुछ देर में किसी तरह अस्पताल पहुंचता है तो सामने नैन्सी के भाई से मुलाकात होती है। नैन्सी कैसी है, उसे क्या हुआ है? अमन घबराते हुए उससे पूछता है तो भाई उसे हैरानी से देखता रह जाता है। उसकी आंखों में नैन्सी के लिए तड़प साफ दिखाई दे रही थी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मैं ठीक तो है ना? अमन घबराते हुए डरते हुए उससे पूछता है तो भाई अमन को एकटक देखे जा रहा है तो अमन का दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगता है। फिर नैन्सी का भाई अमन का हाथ पकड़कर उसे बाड़ की तरफ ले जाता है। वह उसके पीछे पीछे जाता है। भाई बाड़ के दरवाजे के पास रुक जाता है तो अमन उसे आश्चर्य से देखने लगता है। उसका मन बहुत घबरा रहा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई इशारे से अमन को अंदर जाने को कहता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। फिर भाई पीछे हो लेता है तो अमन घबराया हुआ बाड़ के अंदर जाता है। नैन्सी मायूस सी बेड पर लेटी हुई है, उसके हाथ नाक में नली की पाइप लगी हुई है तो वह नैन्सी को ऐसी दशा देखकर खुद को रोक नहीं पाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नैन्सी की नज़र अमन पे पड़ती है तो वह भी चौंक पड़ती है। तुम यहाँ गांव से कब आए? तुम्हें किसने बताया? नैन्सी आश्चर्य से उससे पूछती है। ये सब क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? अमन दुखी होते हुए उससे पूछता है तो नैन्सी चुप सी हो जाती है। वह अमन से नज़र चुराने लगती है। तुम चुप क्यों हो? बताओ ना, क्या हुआ है तुम्हें? किस लिए बुलाया था मुझे? अमन सवालिया भाव से उससे पूछता है तो वह हैरानी से अमन को देखने लगती है। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, नैन्सी आश्चर्य से उसे कहती है। तो फिर मैसेज किसने किया था? अमन उससे पूछता है। मैंने मैसेज किया था, नैन्सी का भाई पीछे से बोल पड़ता है तो अमन और नैन्सी दोनों उसे हैरानी से देखने लगते हैं। दीदी, आप कब तक पापा मम्मी से अमन के लिए झगड़ती रहेंगी और कब तक गुस्से में आकर आत्महत्या करने की कोशिश करती रहेंगी? भाई दुखी होते हुए नैन्सी से कहता है तो नैन्सी ने नज़र झुका ली, उसे रोना आने लगता है तो अमन नैन्सी को हैरानी से देखने लगता है। दीदी, पहली बात, आप दोनों दोस्त नहीं हो और अगर हो भी तो कोई समझने वाला नहीं है। अगर एक दूसरे को पसंद करते हो तो फिर स्वीकार करने में गलत ही क्या है? छुप छुप के मिलने की बजाय समाज के सामने अपने रिश्ते को नया नाम क्यों नहीं दे देते हैं? भाई अपनी बात जारी रखते हुए दोनों से कहता है तो नैन्सी चुपचाप होती है। अमन हैरान सा खड़ा है, जैसे उसे अभी पूरी बात समझ में ना आ रही हो। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नैन्सी का भाई उसके सामने उसकी तरफ से बात कर रहा है। अमन, अब दोस्ती वोस्ती का ढोंग बंद करो। अगर एक दूसरे को चाहते हो तो शादी की तैयारी करो, नहीं तो आज फैसला कर लो कि एक दूसरे के साथ रहना है या चले जाना है। भाई गंभीर होते हुए दोनों से कहता है और फिर बिगड़ते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। अमन हैरानी से नैन्सी की तरफ देखता है जो कि वह रोते हुए उसी को देख रही है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल करते रहे। नैन्सी रो रही है, वह जानती है कि अमन इतनी दूर से सिर्फ उसके लिए मुंबई आया है। उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह उससे कितना प्यार करता है। हमेशा तो वह साय की तरह उसके साथ खड़ा होता है, बिना किसी मतलब के उसके पास होता है। अमन भी भावुक होने लगता है। आज उसे अपने दिल की बात जुबां पे लानी ही होगी। अगर आज वह नहीं कह पाया तो फिर कभी नहीं कह पाएगा। अमन फिर हिम्मत करके नैन्सी का हाथ पकड़ते हुए उसके पास बैठता है तो नैन्सी उसे गीली आंखों से देखने लगती है। फिर वह नैन्सी को प्यार भरी नज़रों से देखता है। क्या हम दोस्त से जीवन साथी नहीं बन सकते हैं? अमन बड़ी हिम्मत करके उससे पूछता है तो नैन्सी की आंखों से आंसू बह चलते हैं। वह रोते हुए हाँ में सिर हिला देती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है तो अमन भी भावुक होते हुए उसे गले से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे के बाहों में सिमटे हुए हैं। एक दूसरे से जो कभी नहीं कह पाए वो आज धड़कनों के शोर से कहने लगे हैं।
एक साहिल को उसकी संगनी संग एक किनारा मिल गया है। दो प्रेमियों का मिलन हो गया है।